स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का क्लास 10th का देखेंगे, जो कि आपका सेट 3 है, साइंस का सेट 3 है ना। आपके लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के आपके लिए क्लास 10th का 10 सेट दिया जाएगा, जो कि अभी आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का सेट दिया जा रहा है, PYQ सेट दिया जा रहा है, PYQ सेट दिया जा रहा है। और आपको आपका 2026 का भी सेट दिया जाएगा, है ना। उससे आपके लिए क्वेश्चन का बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। उससे ही मिलता जुलता प्रश्न आ जाएगा, यानी कि वहीं से प्रश्न पूछा जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। क्लास 10 का साइंस का सेट है, सेट 3 है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। क्या है यहाँ देखिए, यहाँ देख रहा है सामान्य निर्देश के लिए सेट 2 को देखिए। सेट 2 को देखने बोल रहा है सामान्य निर्देश को जानने के लिए। खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में? और तल दर्पण में, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या है ना। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है ना, जो कि बड़ा दृश्य को, बड़ा क्षेत्र को छोटा दृश्य में दिखाता है ना। चौथा नंबर क्या है? किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी के दुगने दूरी पर, है ना। फोकस दूरी के दुगने दूरी पर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हीरा का, है ना। पांचवा क्या है? छठा क्या है? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आइरिस। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, है ना। यह क्वेश्चन पिछले बार पूछ दिया था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। 7वां नंबर, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होती है? दूरबिंदु कितने दूरी पर होती है वो पूछ रहा है। तो कितनी दूरी पर होती है? ये होते हैं हम लोग का अनंत होती है। दूरबिंदु अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 8 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? किस लेंस से दूर किया जाता है? किस लेंस से? उत्तल लेंस से, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अगला 9 नंबर, विद्युत धारा के सहाय मात्रक क्या है? विद्युत धारा के सहाय मात्रक क्या है? एम्पियर, है ना। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, ये जान लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा एम्पियर। 10 क्या है? विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। क्या? एमीटर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश की तुलना होती है? एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश की तुलना होती है? कितने इलेक्ट्रॉनों की आवेश की तुलना होती है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की तुलना, है ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, किस प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाते? कौन से चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? कौन सी? तो हो जाएगा हम लोग का वेग, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलता हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की। और 13 नंबर क्या है? समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, है ना। 14 नंबर क्या? अभिक्रिया
ZNO प्लस CO एरो ZN+CO में किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? तो ये होता है सी का, है ना, सी का हो रहा है। तो चलिए देखते हैं 15 में कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है? कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो करता है अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करता है? वो करता है क्षार करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है? चलो, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बोल रहा है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है रासायनिक सूत्र? यह है Na2CO3 इंटू 10H2O होगा, है ना, ये हो जाएगा। 17 क्या है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? यानी कि 7 से अधिक होता है। और 7 हो जाएगा उदासीन और 7 से कम होगा अम्लीय, है ना। 18 नंबर क्या है? तांबा टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा टिन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। क्या? कांसा कहते हैं। 19 नंबर क्या है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा? तो पारा होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 20 नंबर क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, है ना। 21 क्या है? कीटोन का प्राकृतिक समूह क्या है? प्राकृतिक समूह क्या है? तो क्या है प्राकृतिक समूह? तो यह जगह डबल बॉन्ड CO। 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये बाहर निकलती है कौन सी क्रिया हो जाएगा? ये जल से, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हम लोग, है ना। 23 नंबर देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? वो हम लोग का है उत्सर्जन से, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर। अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बताता? अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बताता है? क्या बताता है? एथिल एल्कोहल, है ना, एथिल एल्कोहल बताता है। 25 का एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो कौन? जेबरिलीन, है ना। 26 क्या है? थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक? थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, है ना। चलिए देखते हैं 27 नंबर। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हम लोग। 28 नंबर। प्राक कोश में होता है प्राक कोश में क्या होता है? प्राक कोश में होता है परागकण होता है ना। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र होती है, कितनी होती है? 23 जोड़ा, है ना। कितना? 23 जोड़ा होती है। 30 नंबर क्या है? बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सा उपभोक्ता है? तो यह तृतीय पोषीय स्तर का उपभोक्ता है ना। यह आप लोगों का MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुआ। जो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। खंड ख है। क्या? खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे, है ना। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पे क्या है? इसमें बोल रहा है, इसको हम लोग शुरू करने से पहले आपको कुछ बता दे। यहाँ से आपका 50 से 60% प्रश्न, क्या 50 से 60 प्रश्न यही से पूछा जाता है। 50 से 60% प्रश्न यही से पूछा जाता है ना। और बाकी बात 20% क्वेश्चन उठाता है अपना तरफ से, जिधर प्रदेश उठाता है बुक से। यहाँ वहाँ थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी है, लेकिन
50 से 60% चुन चुन के यहाँ पे 5 सेट बनाया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए यह प्रीवियस ईयर सेट है, PYQ सेट है ना। और आप लोग इस वीडियो में नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या 31 नंबर, अवतल दर्पण में बने वाला प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। देख लीजिए, वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच, वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो इस प्रकार का आप लोग किरण आरेख बनेगा, है ना। आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। बत्तीस नंबर क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है, इसे कैसे दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट स्पष्ट नहीं देख पाता, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की अधिक हो जाना है ना। दूसरा क्या है, नेत्र गोला का छोटा हो जाना। संशोधन यानी कि निवारण कैसे होगा, उसे कैसे फिर से पहले से दिखेगी। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद कर लिए क्योंकि यह सब छांट कर यह इस सेट में दिया हुआ रहता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चलिए देखते हैं। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग महीन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, इसका अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, है ना। चलिए देखते आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्या है हम लोग देखते हैं। 34 नंबर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो क्या उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है। अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है ना। यह हो गया आप लोगों का 34 नंबर। 35 देखते हैं हम लोग। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम उसे पचा सके, है ना। दूसरा क्या, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं क्या है। 36 का प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है। क्या प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या है, ग्राही अंग। दूसरा क्या है, तंत्रिका केंद्र। दूसरा संवेदी तंत्र। तीसरा तंत्रिका केंद्र। चौथा प्रेरक तंत्रिका। पांचवा अभिवाही अंग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 37 नंबर की ओर चलते हैं। क्या है, DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। DNA की अणुओं में शरीर की डिजाइन, कायिक आदि के संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जिसके कारण
जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रकृति बनने से नई कोशिकाओं में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा इसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है ना। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकता है ना। चलिए देखते हम लोग आगे देखते हैं क्या है 38 नंबर। पोषी स्तर क्या है? एक खाद्य श्रृंखला को उदाहरण दे तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाए। इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाए बोल रहे। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, हिरण, शेर है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वो आगे है इसी का पोषी स्तर का। तो क्या है? इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित है। पहला क्या है? प्रथम पोषी स्तर घास और उत्पादक है ना। द्वितीय पोषी स्तर हिरण या प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तीसरा क्या है? तृतीय पोषी स्तर शेर है या उच्च मांसाहारी है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं है ना। क्या है उसको। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है तो हमें ऐसे दो तरीके सुझाए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होते समय दुर्गंध एवं हानिकारक गैस मुक्त करते हैं जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। उसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के साथ बीमारियां के सूक्ष्म जीव पलते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं तथा अन्य स्रोतों को भी संदूषित और संक्रमित करते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग 39 नंबर। क्या है? खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न के नीचे प्रश्न को उत्तर दे। क्या 39 में 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो क्या है? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एफ इक्वल टू यानी फोकस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यू इक्वल टू दिया है -12 सेंटीमीटर। H1 कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। H2 निकालना है और भी निकालना है। तो लेंस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो लेंस सूत्र यहाँ पे दिए हैं, उसके बाद हम लोग को भी निकालना है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र में लगाएंगे, सूत्र में हम लोग मान बैठाएंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 3 - 2/24 इक्वल टू 1/24। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग आगे देखेंगे भी इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो H2/H1 इक्वल टू V/U। तो H2 इक्वल टू V/U इंटू H1 है ना। तो 24/-12 गुने 7 तो क्या आ जाएगा? -24 सेंटीमीटर। अतः स्थिति 24 सेंटीमीटर, प्राकृतिक वास्तविक एवं उल्टा आकार 14 सेंटीमीटर हो, वस्तु से बड़ा दुगुना है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते हैं 40 नंबर। क्या है 40 नंबर? प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक के नियम लिखे। चलिए देखते हैं उत्तर क्या। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं है ना। प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम है। क्या क्या देखते हैं? पहले क्या? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं ना। दूसरा क्या है? आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है ना। ये हो गया हम लोग का 40 नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हम लोग।
41 नंबर हम लोग देखेंगे क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अधिकतम मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंगों को अधिकतम परिकर्णन करते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख से केवल लाल रंग पहुँचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है ना। यह सभी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य याद रखिएगा। देखिए 42 नंबर का निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, है ना, संतुलित करने के लिए है। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 है, SO4 है, तो हम लोग का इधर क्या जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। तो हम लोग नीचे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे संतुलित किस प्रकार किया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए इसको, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को संतुलित करना होगा। बराबर बराबर आप लोगों को पहले देखना है, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए, इसके बाद किसी और को संतुलित कीजिएगा, और नहीं रहेगा तो शुरू किसी कर सकते हैं। तो संतुलित दोनों को बराबर करें। जैसे कि देखिए आप लोग 2NaOH प्लस H2SO4 है ना, H2SO4 Na2SO4। देखिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे Na कितना है 2 है, तो यहाँ इधर भी 2 है ना, इधर 2 है, इधर 2 है। तो इधर देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, 2 4 2 6, तो इधर कितना है 4 और 2 6 हो जाएगा। इधर भी एच कितना है, एच है हम लोग का, हाँ एच नहीं एक है ना। इसी प्रकार आपको पूरा संतुलित करना है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, यदि आप लोग समय नहीं लेते हुए। 43 का जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। क्या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं? इसका सूत्र CaSO4 2H2O होती है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। देखिए इसको CaSO4 इंटू 2H2O, एरो क्या है 373 डिग्री केल्विन, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O है ना। तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है 44 का ये थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखे, अथवा थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ समझाए और इसका उपयोग लिखे, है ना। क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो Fe2O3 प्लस 2Ai 2Al एरो 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, है ना। उपयोग क्या है, रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में। दूसरा क्या है, क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। बी नंबर देखेंगे, कारण बताए कि धातु को विद्युत धारा संचालित करती है। धातु को विद्युत धारा संचालित करते हैं। क्या है, धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। 45 क्या है, हम लोग 45 नंबर क्या है, नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखे, है ना। पहला क्या है, नर जनन हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु का निर्माण करता है ना। दूसरा क्या है, मादा जनन हार्मोन, तो क्या है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टा प्रोजेस्टेरोन ट्रोन है ना, मादा जनन हार्मोन। एस्ट्रोजन के कार्य क्या है, द्वितीय लैंगिक छन्नों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास है ना। प्रोजेस्टेरोन के कार्य भ्रूण के विकास एवं पोषण में सहायक, भ्रूण के विकास एवं पोषण में सहायक है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसको। आप लोग देखिए क्या है, क्या बोल रहा है 46 नंबर चित्र में ए बी सी तथा डी जिन अंगों में इंगित कहते हैं उन अंगों के नाम लिखे, उन अंगों के नाम लिखे तथा प्रत्येक के कार्य लिखे, प्रत्येक कार्य लिखे। तो यहाँ पे अंगित दिया हुआ ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका नाम लिखने को बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है, तो इसको ऐसे छोटा करेंगे। अब देखिए आप लोग, तो ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा पराकन, बी में हो जाएगा आप लोग का वर्तिका, और सी में हो जाएगा निर्देश केंद्रिका, और डी हो जाएगा अंडाशय है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है अंगों के कार्य। अंगों का कार्य क्या है, पहला परागकण तथा निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्या है दूसरा, वर्तिका परागकणों में क्या है, वर्तिका परागकणों में अंकुरन के समय पराग नलिकाओं, बीजांड तथा पहुंचने के भाग के रूप में कार्य करता है। तीसरा क्या है, निर्दिष्ट केंद्र निषेचन में भाग लेता है, चौथा क्या है अंडाशय मादा जनन अंग के मुख्य भाग के रूप में निषेचन, फल तथा बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। खंड घ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने बोला है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आप लोगों को 2 हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम में, इस पिछले वर्ष फर्स्ट एग्जाम में यह प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि यह एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में यह प्रश्न आया था, लेकिन फर्स्ट टर्मिनल में यह कैंसिल हो गया था पेपर लीक के कारण हो गया था, कैंसिल हो गया था है ना। क्या कैंसिल हो गया था, और सेकेंड में दे दिया था पाठवा भी दिया है, श्रेणी दे दिया था। क्या श्रेणी दे दिया था। तो अभी संभव है कि यह प्रश्न आ सकता है, इस बार यह प्रश्न आ सकता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्यों, चलते हैं। क्या 47 नंबर पाठ्यक्रम संयोजन किसे कहते हैं। क्या पाठ्यक्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता R1 R2 तथा R3 को पाठ्यक्रम में संयोजित करने पर संतुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को रोधों का पाठ्यक्रम संयोजन कहते हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम संयोजन बनता है ना। तो प्रतिरोधों का पाठ्यक्रम समूह माना परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है तथा इसके बीच धारा I1 I2 I3 देखिए R1 R2 R3 पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, R1 R2 R3 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर I1 I2 I3 प्रवाहित है। यहाँ देखिए I1 I2 I3 इसी प्रकार प्रभावित है ना, होती है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा कितना है, I = I1 + I2 + I3 होगा। यदि प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से
ओम के नियम से I1 इक्वल टू भी बटे आर, समीकरण I2 इक्वल टू भी बटे R2 समीकरण 2, I3 इक्वल टू V/R3 समीकरण एक 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, I1 I2 I प्लस R3 प्लस में, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो आई इक्वल टू भी, तो V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समीकरण 4 हो जाएगा। यदि A एवं B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से तो I इक्वल टू V/R इक्वल टू समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 से तो V/R इक्वल टू V, तो V भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का निकल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे एक प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है 48, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए प्रयोग वर्णन करे बोल रहा है। तो अरे यहाँ क्या है, ऑर्टेट का प्रयोग वर्णन करें। ऑर्टेट का प्रयोग द्वारा यह पता चलेगा कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना ए बी एक तार है जिसके निकट नीचे चुंबकीय सुई NS है। तार से होकर जब विद्युत धारा नहीं बहती है तो सुई में विक्षेप नहीं होता है। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षोभित हो जाती है। धारा की दिशा बदलने का विक्षोभ की दिशा बदल जाती है ना। यह था आपका ऑर्टेट का प्रयोग। यदि हम देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुण को लिखे। 3 गुण को लिखना है। क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, पहला कि यह एक बंद वक्र है ना। तो यह एक बंद वक्र इस प्रकार से, यहाँ पे चुंबक इस प्रकार बना दीजिए, है ना, इस प्रकार। तो यहाँ पे इस प्रकार से आता है, यह बंद वक्र बनाता है, उसको बोल रहा है, इस प्रकार से बनाता है ना। चलिए देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। पहला यह बंद वक्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा से निष्कर्षित करता है जिस ओर वहां रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा, है ना। तीसरा क्या, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखा घनी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे 39 नंबर हम लोग का है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाए। क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O की रचना। तो क्या है देख लीजिए, इस प्रकार है, आप लोग रचना देख लीजिए, इस प्रकार आप लोग रचना कीजिएगा, है ना। यह है Na2O और इधर हो जाएगा MgO का नीचे, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा MgO का रचना। तो देख लीजिए इस प्रकार से है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं, इसको बना लीजिएगा, इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, है ना। क्या है 50 नंबर, एक कार्बन के अधिक यौगिक के निर्माण का कारण है। अधिक निर्माण का कारण क्या है, कार्बन के अधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहला क्या है, कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुण का होना। दूसरा क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता गुण का होना। तीसरा क्या है, कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरों तत्वों के परमाणु के साथ
एकल बंध, द्विबंध अथवा त्रिबंध जुड़े रहते हैं, जैसे सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एन एन सिंगल बॉन्ड, सी एन डबल बॉन्ड, सी और एन ट्रिपल बॉन्ड, सी इत्यादि, है ना। चौथा क्या, कार्बन के यौगिक समयता प्रदर्शित करते हैं, है ना। बी क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं, है ना। उदाहरण के साथ समझाना, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही प्राकृतिक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमिक सदस्य के आणविक सूत्र के बीच सदा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH तथा C2H5OH में प्राकृतिक समूह सिंगल बॉन्ड OH एवं अंतर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2 है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। सी एल्कीन, एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉन संरचना लिखिए। इस एल्काइन का उपयोग बताए, इस एल्काइन का उपयोग बताए। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु आपस में आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 होगा। सबसे सरल एल्काइन एथाइन C2H2 होता है ना। तो एसिटिलीन, इलेक्ट्रॉनिक संरचना HCH है ना। एल्काइन एथेन का उपयोग, पहला क्या है, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाना। दूसरा क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन ज़्यादा उत्पन्न कर धातुओं को वेटिंग करने में, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर का, देखते हैं क्या है। देखिए 51 नंबर क्या है, रिकानु नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना, यानी कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना। ये आप लोगों ने नेफ्रॉन ने इसका नाम पूरा दर्शाया हुआ है, देखिए आप लोग पूरा देख लीजिए, अच्छा से आता है प्रश्न में, है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 20 नंबर, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, यह प्रक्रम कहाँ आता है। मनुष्य में पाचन तंत्र वसा का पाचन है। पहला क्या है, पक्वाशय में पीत से मिलने पर वसा का पारसीकरण इम्लीसीकरण होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं, इसी का है आगे क्या, दूसरा क्या है, अग्निशीय रस में पाया जाने वाला लाइपेज नामक पाचन रस पैक्सीकृत वसा को वस्य अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ना, बदल देता है। पैक्सीकृत वसा प्लस लाइपेज एरोवसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तीसरा क्या है, वसी अम्ल और ग्लिसरे छोटी आंत में पाए जाने वाला दीर्घ रोमों के अंतर लिपिम वाहिनों में सोख लिया जाता है, जहाँ से वे रुधिर में पहुँच जाता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत के अग्रभाग या पक्वाशय में होता है ना। चलिए देखते हैं हम आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है 52 नंबर, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं क्या, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर तथा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या, जन्म से पहले ही भविष्यवाणी करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या, पहले क्या, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स है ना।
तो दूसरा क्या है, पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई एक्स वाई होते हैं, है ना। चलिए देखते हो आगे आगे हम लोग इसका देखते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ पे नर में अलग अलग होता है एक्स और वाई, और मादा में एक से एक एक होता है, यानी कि एक से एक होता है, यानी कि दोनों एक होता है। तो हम लोग देखेंगे एक्स और वाई मिलेगा तो एक्स वाई यानी कि मादा का जन्म होगा। क्या मादा का जन्म होता है, मादा यानी कि मादा यानी लड़की जन्म होता है ना। और यहाँ पे एक्स और एक्स मिलेगा तो नर का जन्म होता है, नर युग्मनज का, है ना। इसी प्रकार चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग का तीसरा है, पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करता है। एक प्रकार के शुक्राणु में एक गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र रखते हैं, है ना। चौथा क्या है, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं जिसमें एक गुणसूत्र होते हैं, है ना। पांचवा क्या है, जब एक गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक और एक युग्मनज लड़की में विकसित होता है। छठा क्या है, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक और वाई युग्मनज लड़के में विकसित होता है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। बी नंबर, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के किसी स्पीशीज के उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है। चलिए, विभिन्नताओं के रहने से विभिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए ऐसे जीवाणु जो तीव्रता उष्मा का सहन कर सकते हैं वे अति उष्मा दशाओं में भी जीवित रह जाते हैं। इसके विपरीत जिनमें ऐसा क्षमता नहीं होता वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण स्पीशीज का अस्तित्व कायम रहता है ना। चलिए, ये आप लोगों को क्लास टेंथ का PYQ जो कि आप लोगों को सेट था, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस यह सेट में आप लोग सिलेक्ट करके दिया हुआ रहता है, जो आप लोगों के लिए 10 सेट आप लोगों के लिए रहेगा। और इसी से आप लोगों का क्वेश्चन जुटेगा, और कितना जुटेगा, 50 से 60% आप लोगों का जुटेगा, है ना। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।